जैसा कि हमने पिछले कक्षा में या पिछले क्लास में हमने देखा था, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। किसका? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि धातुओं का जो निष्कर्षण है तीन आधार पर यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, कितने आधार पर किया जा रहा है? तीन आधार पर। सबसे पहला जो आधार है उसमें बताया जा रहा है कि निम्न, कौन सा? निम्न, निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। दूसरे नंबर पर है मध्यम, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरे नंबर पर है उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, जो निम्न है उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, जो मध्यम है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, और जो उच्च है, ठीक है, उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इनके विषय में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निम्न अभिक्रियाशील। कौन सा? निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। मतलब पहले नंबर पर हमारा जो है वो है निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, नंबर 1 निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का अगर हम एग्जांपल ले तो जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, ये सब क्या है? निम्न अभिक्रियाशील है। ये वातावरण में या हमारे पर्यावरण में या प्राकृतिक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील है। मतलब इनकी जो क्रियाशीलता है या सक्रियता की अगर हम बात करें तो इनकी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, क्या है? बहुत कम है। या फिर हम पारा को ले, ठीक है, ये भी कम है, कॉपर, इस तरह से। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए इनके ऑक्साइडों को गर्म कर दें। क्या करें? इनके ऑक्साइडों को अगर हम गर्म कर दें तो हमें इनके धातु क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला आपको बता रहा है पारा का अयस्क, आप जानते हैं उनका उसका नाम क्या है? सीनेबार। क्या है? सीनेबार, या कहीं सीना बार भी लिखा रहता है। ठीक है, सीना बार। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं HgS। क्या लिखते हैं? HgS। ठीक है, चलिए एक हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखा HgS प्लस, ऑक्सीजन के साथ पहले इसको क्या कराया? अभिक्रिया कराया, जिससे हमको Hg ऑक्साइड मतलब पारा ऑक्साइड क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखिए ये जो अभिक्रिया है इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। ठीक, फिर इसके ऑक्साइड जो मिले, इसके ऑक्साइड को फिर से गर्म करेंगे। क्या करेंगे? फिर से गर्म करेंगे, तब हमें जो चाहिए Hg चाहिए हमें, Hg हमें क्या हो गया? मिल गया, और O2 यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निष्कासित। मतलब आप ये समझिए कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए केवल गर्म करना होगा। क्या करना होगा? केवल गर्म करना होगा। पहले गर्म करेंगे तो उनके ऑक्साइड मिलेंगे, फिर उनके ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो हमें जो धातु चाहिए वो हमें क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु। किसका? मध्यम अभिक्रियाशील धातु, जो मध्यम है। ठीक है, या मध्यम अभिक्रियाशीलता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आते हैं मध्यम। नंबर 2 मध्यम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक, इसके अंतर्गत
ऐसे धातु आते हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मध्यम है। क्या है, मध्यम है। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, लीड हो गया, पीबी हो गया, इस तरह से जो भी धातुएं हैं, ठीक है, जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मध्यम है। कैसा है, मध्यम है। उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ दो विधियों को अपनाया जाता है। कितने विधियों को, दो विधियों को। ठीक है, इनको बनाने प्राप्त करने के लिए दो विधि। सबसे पहला विधि है भर्जन और दूसरा है निस्तापन। तो यहां पे भी गर्म ही किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उसे गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। गर्म किया, धातु ऑक्साइड बना, धातु ऑक्साइड को फिर गर्म किया, हमें धातु क्या हो गया, प्राप्त हो गया। लेकिन यहां भी गर्म ही किया जा रहा है, एक भर्जन और एक निस्तापन के साथ। ठीक, जो भर्जन है, निस्तापन है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर हम भर्जन की बात करें तो इसको सल्फाइड अयस्क के साथ गर्म किया जाएगा। किसके साथ, सल्फाइड अयस्क के साथ गर्म किया जाएगा। जबकि अगर हम निस्तापन की बात करें तो ये किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, कार्बोनेट अयस्क के साथ क्या करना होगा, गर्म करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, गर्म करना होगा। फिर गर्म करने के बाद इसके जो ऑक्साइड हैं, जो इनके ऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है, जैसे अगर ये प्रक्रिया होने के बाद, ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं होने के बाद क्या होगी, हमें धातु का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड, जिसको आप धात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इस धातु ऑक्साइड को फिर से क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन, धातु में अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो हमें जो धातु है वो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो हमें धातु है वो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कर रहा है, मध्यम जो टाइप का या मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु है वो कैसे कर रहे हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इसमें Zn है। क्या है, Zn मतलब जिंक। क्या, जिंक। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, Zn को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें Zn ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, Zn ऑक्साइड मिलेगा और सल्फेट मिलेगा, मतलब SO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड का सकते। फिर करा कि जो जिंक है Zn को कार्बोनेट, क्योंकि है ना यहाँ पे कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट, जिंक को कार्बोनेट, ठीक है, के साथ जो है इसको गर्म किया जाएगा तो भी हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब इसे गर्म किया जाए, जो इसमें हमें प्राप्त हुआ ZnO, यहां भी हमें क्या मिला, ZnO मिला। ठीक है, तब इसे हम गर्म करेंगे, ZnO को अगर हम फिर से गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Zn प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ जो भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यहां भी गर्म किया जा रहा है, यहां भी गर्म किया जा रहा है। फर्क इतना है कि जो भी धातु होंगे, ठीक है, अगर उसको कार्बोनेट अयस्क के साथ मिला के कर रहे हैं तब तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। और जिन धातुओं का गर्म करना या तापन किसके साथ मिलाकर, सल्फाइड के साथ मिलाकर। देखो अब यहाँ दोनों को दिखाया गया, यहाँ पे ZnS दिखाएगा, मतलब क्या, सल्फर को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, सल्फर को मिलाया गया। जबकि यहाँ ZnSCO3 दिखाया गया, इसका मतलब किसको मिलाया गया, कार्बोनेट को मिलाया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका भर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, भर्जन। यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ZnO मिला, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी आपको क्या मिला है, ZnO मिला है। ठीक, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसका प्रयोग लोहे में भी किया जाता है। जैसे अगर हम लोहे की बात करें तो Fe2O3, ठीक, अब यहां हमें Fe+Al2O3 मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया और इसके साथ उष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है, उष्मा प्राप्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग सामान्यतः जो रेल की पटरी होती है ना, रेल की पटरी,
या मशीन पुश डोर, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है थर्मिट अभिक्रिया का। ठीक, थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग वहां पे रेल की पटरियों में या मशीनों में या फिर वेल्डिंग वेल्डिंग में किया जाता है। तो ये हो गए आपके मध्यम वर्ग के जो भी धातु हैं उनका धातुओं का निष्कर्षण भर्जन और निस्थापन से कर सकते हैं। जब सल्फर मिलाया जाएगा तो भर्जन होगा, जब कार्बोनेट मिलाया जाएगा तो निस्थापन कहलाएगा। ठीक, और उसके जो भी ऑक्साइड मिलेंगे उसके ऑक्साइड को या तो फिर से गर्म करके या फिर आप चयन करा के आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का। ठीक है, चलिए समझते चलते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होता है। नंबर 3, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, मतलब जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं उन्हें हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु। इनका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, मतलब इनके अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको वैद्युत अपघटन का प्रयोग करना होगा। किसका, एक विधि है और उस विधि का नाम है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है, क्या नाम है उस विधि का, वैद्युत अपघटन विधि। ठीक, इस विधि में क्या होता है समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहां पे हमने एक बीकर लिया है, क्या लिया है, बीकर लिया है, और इसके अंदर उस अयस्क का जो भी अयस्क होगा, ठीक है, जो भी अयस्क होगा उसका हम लोग यहाँ पे विलयन लेते हैं। जैसे एक विलयन लेते हैं, कौन सा विलयन ले, कोई एक विलयन लेते हैं। यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट को, किसको लिया है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन को लिया है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दो रड बनाने होते हैं, एक अशुद्ध का और एक शुद्ध का। ठीक है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जैसे यहाँ पे हमने दो रड बना, ठीक है, एक हमने ब्लू कलर का बनाया और एक हमने रेड कलर का यहाँ पे बनाया। ठीक है, एक रेड कलर का एक ब्लू। अब इन्हें हम एक चार्ज के साथ, मतलब एक बैटरी के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। इसको मिटा दो थोड़ा सा, इसको एक बैटरी के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, एक को कैथोड और एक को एनोड, एक को कैथोड और एक को एनोड। देखिए करा कि इस अभिक्रिया में जो अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध है और जिनको शुद्ध करना है, तो अशुद्ध धातु को, धातुओं का परिष्करण एक वैद्युत अपघटन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनोड। क्या बनाते हैं जी, एनोड। ये जो एनोड है ये कैसा है, अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध है। जबकि शुद्ध जो है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड। क्या बनाएंगे, कैथोड। ये हमारा शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। अब इसके बीच इसके लवण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही इसमें करंट आप सप्लाई करोगे, क्या करोगे, करंट सप्लाई करोगे, तो जो भी इसमें शुद्ध धातु है ये किधर रन करेगा, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरह रन करेगा, मतलब कैथोड की तरफ वो आएगा। क्या होगा, आएगा, और यहां से आकर इस पे ऊपर में चिपकता जाएगा इस तरह। ठीक, तो पता चलेगा कि ये मोटा हो गया और ये और क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मोटा और ये पतला हो गया, इस तरफ जाएगा ऐसे।
इसमें जो भी अशुद्धियां होंगी नीचे तली में बैठ जाती हैं, जिसको हम लोग एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख। पंख मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। या एनोड पंख नाम दिया गया कि जो बेकार अशुद्धियां रह जाती हैं या बच जाती हैं, जो तली में बैठ जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनोड पंख कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड पंख कहेंगे। ठीक, तो फिर से समझिए करा कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या फिर कॉपर हो गया, इस तरह से, तो इन्हें हम वैद्युत अपघटन विधि से, मतलब इस विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, करने के लिए हमें करना क्या होगा? जो भी धातु को लेना है या जिसके अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु में प्राप्त करना है, अशुद्ध को एनोड बना देना है और शुद्ध को क्या बनाना है? कैथोड बना देना है, और उसी के आधार पे यहाँ उसका विलयन लेना है। उस अम्ल के, उस धातुओं के जो अम्ल है उसके विलयन को यहाँ ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद इनमें बाहर से, ठीक है, क्या बाहर से एक चार्ज को एक बैटरी के साथ जोड़ देना है और विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब एनोड से, मतलब जो अशुद्धियां हैं, इनसे शुद्ध जो भी धातु है वो आप विलयन से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होती है? कैथोड पर जाकर जम जाती है। क्या होती है? जम जाती है या इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, बाकी जो बचता है बेकार वो नीचे बैठ जाता है तले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। तो इतनी बात हमारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, इन्हीं वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, इस विधि द्वारा क्या करते हैं? हम प्राप्त करते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है, चलते हैं, देखते चलते हैं। संक्षारण, क्या नाम है उसका? हाँ, संक्षारण। देखो संक्षारण क्या है? जैसे मान लो लोहे में जंग लगना है, ठीक है, जो लोहे में जंग लग गया, या कॉपर का जो आपके पास घर पे बर्तन है उसके ऊपर क्या होता है? कलई चढ़ जाता है। किस तरह का? ग्रीन कलर का। कैसा? ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये सब जो है प्रक्रिया, उनको क्या कहेंगे? संक्षारण। क्या कहेंगे? संक्षारण। मतलब किसी भी धातुओं का, किसी भी धातुओं का क्षय होना, या जिसके कारण क्षय होती है, जिस परिघटना के कारण क्षय होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब इस संक्षारण का कुछ उदाहरण है, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक, तांबे का बर्तन, या तांबे का बर्तन के ऊपर कलई या ग्रीन, हरा लिख दीजिए, हरा परत चढ़ना, या और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल में हो गया, संक्षारण के एग्जाम्पल में हो गया लोहे में जंग लगना, तांबे का बर्तन के ऊपर हरा परत चढ़ना। ठीक, अब इनसे बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए आप सबसे पहला बचाव अगर करना चाहते हैं आप, तो इसका बचाव पेंट लगाकर, जहां पे जरूरत है वहां पेंट लगाकर कर सकते हैं। तेल लगाकर, ठीक है, तेल लगाकर, उसको ग्रीज कहा जाता है, जिसको आप लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीज लगाकर, ठीक है, लगाकर, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन, इसको हम लोग बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसका पानी चढ़ा हुआ, तो वो किसके द्वारा आता है? विद्युत के द्वारा आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन द्वारा हो गया। ठीक है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। मिश्र धातु भी बनाकर आप क्या कर सकते हैं? मिश्र धातु भी बनाकर आप इस संक्षारण को रोक सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, अभी मार्केट में क्या सबसे ज्यादा चल रहा है? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु को क्या तैयार किया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, जिससे जंग नहीं लगेगा या फिर उसका क्षय नहीं होगा, उसका जो भी कण है उनका नष्ट नहीं होगा, तब वो संक्षारण से क्या होगा? बच जाएगा। एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहे में जंग क्यों लगता है, या इसका कारण बताइए। तो अगर आप लोहे को पानी में डुबो दो तो भी जंग नहीं लगेगा। अगर उसे लोहे को
रख दो कहीं, ठीक है, जहां नमी ना हो तो भी जंग नहीं लगेगा। तो लोहे में जंग लगने की दो शर्तें हैं। कितनी है? दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है, ठीक है, लोहे में जंग लगने की जो पहली शर्त है वो ये है कि इसे नमी के साथ साथ, मतलब आर्द्रता, वायु और नमी दोनों चाहिए, वायु और नमी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ उसको आर्द्रता भी चाहिए। अगर रहता है तब लोहे में जंग लग सकता है। अगर इन दोनों में से कोई अनुपस्थित रहता है, अगर वायु नहीं है, ठीक है, जलवायु जिसको आप ऑक्सीजन कह सकते हो, ठीक है, और या फिर नमी नहीं है, तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो लोहे में जंग लग रहा है, ठीक है, उसके आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो कारण है वो दो तरह के हैं। एक तो वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और फिर उसका नमी भी होना चाहिए। अगर दोनों साथ साथ होते हैं तब लोहे में जंग लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ उपस्थित होना चाहिए। चले, इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका 10 क्लास का इस पर एग्जाम है, हर बार एग्जाम होता है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाइए। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी साइंस को समझ सके, ठीक है। यहाँ पे हमने साइंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा मकसद है आपको साइंस को समझा देना, ताकि आप अपनी भाषा में कहीं भी कभी भी कोई पूछे आए एग्जाम में तो आप आसानी से क्या कर रहे, लिख सके, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, ओके, बाय।